दोस्तों इसके ऊपर में 3, 4, 5 हैं, जितने भी आप लोग स्टार लगा सकते हो उतने स्टार लगाना। क्योंकि हमारे देश के अंदर में आप लोग को जब देखने को मिलेगा, सरकार के बारे में बातें करते हैं और जुडिशरी के बारे में बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी थी ओवर जुडिशरी। यानी कि हमारे देश के अंदर में प्रेसिडेंट अगर बोल रहे हैं कि इस इंसान को अपॉइंटमेंट करना है, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट थोड़ी ना बोल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट कर रही थी जुडिशरी को। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ग्रुप के साथ में काम करेंगे। अब ये कंसल्ट किया जाएगा और इसी के बेस पे अपॉइंटमेंट किया जाएगा। रिकमेंडेशन दे दी कि इस इंसान का अपॉइंटमेंट करना है, कि सरकार को एक लिमिटेड टाइम के अंदर में उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। दोस्तों इसके ऊपर में 3, 4, 5 हैं, जितने भी आप लोग स्टार लगा सकते हो उतने स्टार लगाना। क्योंकि हमारे देश के अंदर में आप लोग को जब देखने को मिलेगा, सरकार के बारे में बातें करते हैं और जुडिशरी के बारे में बात करते हैं, तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर है। पर लेकिन जब जब कोलिजन सिस्टम की बात आती है, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर जैसी चीज रहनी जाती है। ये कोलिजन सिस्टम क्या है, इसमें क्या चेंज करने की बात की जा रही है। चलो ये तो चेंज कर ही लो, इसके साथ में राइटर क्या बोल रहे हैं कि यार इसके साथ में ये भी चेंज कर लेते तो अच्छा रहता। तो वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो सारी बातें एक एक कर आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक बताता हूँ। हमारे संविधान के अंदर में एक आर्टिकल है। उस आर्टिकल का नाम आप लोग बताइए कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर। तो ये आर्टिकल क्या बोलता है कि सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। यानी कि हमारे देश के अंदर में कानून बनाने वाली, जिसको आप लोग लेजिस्लेटिव बोलते हो, कानून को इंप्लीमेंट करने वाली, जिसको आप लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हो, और भाई कानून ठीक संविधान के हिसाब से बना है कि नहीं बना है, जिसको आप लोग जुडिशरी बोलते हो। तो इन तीनों की अलग अलग पावर हैं। यानी कि ये तीनों एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और ये बकायदा डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में यहाँ पर जो कि पार्ट 4 में आते हैं। किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है ये आप लोग बताइए। इसमें आर्टिकल 50 ये बोलता है कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर को आप लोगों को लेकर चलना है। ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक कैटेगरी है, जिसमें ये बोला जाता है कि भाई अपना अपना काम देखो, एक दूसरे की जिंदगी में आप लोग को इंटरफियर नहीं करना है। पर फिर यहाँ पर ये कोलिजन सिस्टम को लेकर बवाल क्यों होता है, तो इसकी पूरी हिस्ट्री में आप लोग को बताऊंगा, जिससे कि आप लोग समझ सकें कि ये कोलिजन सिस्टम आया कहां से, पहले वो बताता हूं। फिर अभी चेंज करने की क्या बात की जा रही है और इसको लेकर बवाल क्या होता है, फिर वो डिस्कस करूंगा। कोलिजन सिस्टम का इवोल्यूशन समझते हैं, यानी कि इसका आविष्कार कैसे हुआ। सबसे पहले जब हमारा देश अगर बात करें, स्टार्टिंग से आप लोग देखें कि हमारे देश के अंदर में अगर जजेस को अपॉइंटमेंट करना है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में रहती है, कि हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं वो जजेस को अपॉइंटमेंट कर देंगे। आर्टिकल 124 के हिसाब से तो भाई साहब जजेस का अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। और हाई कोर्ट के अंदर में अगर अपॉइंटमेंट करना है तो कौन सा आर्टिकल है, देखता हूं कौन कौन बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में तो आर्टिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है 124। ठीक है। हाई कोर्ट के अंदर में जजेस का अपॉइंटमेंट करने के लिए कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आप लोग बताइए। तो यहाँ पर 124 है, यहाँ पर 200 के ऊपर है आर्टिकल, इतना मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पर यह था कि इस आर्टिकल के हिसाब से कि भाई अगर किसी भी जज का अपॉइंटमेंट करना है, तो भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में प्रेसिडेंट बस डिस्कस कर लेंगे कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। पर लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट अपने हिसाब से काम करते थे। ठीक है। वो नहीं जैसे नॉर्मली ऐसा होता है कि घर में जो है बुजुर्ग बैठे हुए हैं, भाई साहब एक साइड में है बाबा जी, ठीक है, जो कि दादाजी हैं, एक साइड में फादर साहब जो कि पापा जी हैं, और बाकी नीचे आ जाते हैं हम जैसे बच्चे। तो यहाँ पर नॉर्मली पापा जी जो हैं बेसिकली क्या करते हैं, दादाजी को बस बता देते हैं कि हाँ ऐसा कुछ करना है। दादाजी कहते हैं देख लो यार जैसा तुमको करना है, तुम्ही को सारी चीजें करनी है। तो यहाँ पर वही चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ना, उनकी रिकमेंडेशन को बस ऐसा था कि हाँ ठीक है यार तुमने बोल दिया सही है। पर लेकिन ऐसा नहीं कि इनके ऊपर में चिपक जाती थी, वो मान लेते थे। तो यहां पर क्या था कि एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी थी ओवर जुडिशरी। यानी कि हमारे देश के अंदर में प्रेसिडेंट अगर बोल रहे हैं कि इस इंसान को अपॉइंटमेंट करना है, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट थोड़ी ना बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट कर रही थी जुडिशरी को। तो यहाँ पर ये चीजें चली हुई आ रही थी आराम से। तो इसमें भी यही बात बोली गई, जो 1981 का इसको बोलते हैं फर्स्ट जज केस जो यहाँ पर आया, इसमें भी यही बात बोली गई कि एग्जीक्यूटिव को ये प्राइमेसी दी जा रही है, यानी कि सरकार जो है वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट में ज्यादा पावर रखती थी यहाँ पर। और यही चीज चली अगले आने वाले 12 साल तक। पर लेकिन ये जो केस आया सेकेंड जज केस, इसने हमारे देश की दशा बदल के रख दी भाई साहब जुडिशरी के मामले में। मोस्ट पावरफुल जजमेंट आज तक की जो हिस्ट्री का आप लोग बोल सकते हो, केशवानंद भारती केस के साथ में कंपेयर करो, तो दूसरा आप लोग इसको सबसे खतरनाक लेवल पर बोल सकते हो, जिसने कहानी ही चेंज करके रख दी। इसमें क्या बोल दिया, इसमें यह बोल दिया गया, और जिसकी वजह से बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि
सरकार और हमारे देश के अंदर में जो आज के डेट में जुडिशरी की लड़ाई है, वो ये केस आप लोग बोल सकते हो जिसकी वजह से सारा बवाल होता है। भाई साहब, इंसान को अगर आप लोग स्टार्टिंग में पावर न दो तो चलता है, पर लेकिन एक बार पावर देकर छीन लो ना, तो भाई उस इंसान को खरता है और ये बहुत तकड़ा करता है। इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हो हिस्ट्री के अंदर में। हमारे देश के अंदर में 1935 के एक्ट के हिसाब से इलेक्शन हुए 1937 में, और थोड़े टाइम के लिए हमारे देश के लोगों के हाथ में पावर आई थी, तो उन्होंने वो चख लिया था उस पावर को, जिसको लेकर फिर इंसान ललायत हो जाता है। तो यहां पर भी ऐसा ही देखने को मिला कि एक पावर जो लंबे समय से हमारे देश के अंदर में सरकार के हाथ में थी, और एकदम उसको झटके से कोई बोल दे कि अब से तेरी पावर ये खत्म है, तो कैसा लगेगा? ऐसा ही लगेगा जैसा डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे लगा था कि भाई 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। ठीक है। तो कर लो क्या करना है। तो यहां पर ये केस आता है 1993 में। इसमें क्या कर दिया गया, कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारे देश के अंदर में कोलोजियम सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया, और ये कोलिजन सिस्टम क्या होता है मैं बताऊंगा ही। ये इंट्रोड्यूस किया गया था सेकंड जज केस के साथ में। इसमें क्या बोल दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसमें बोलते थे कि बस कंसल्ट कर लेंगे, ठीक है पहले, पर लेकिन अब ये जो कंसल्ट था इसको कॉन्करेंस बोल दिया। कॉन्करेंस मतलब यानी कि अब यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की यहां पर एक तरीके से सहमति के बिना आप लोग यहां पर किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते। यानी कि उनका ओपिनियन जो है वो यहाँ पर एक तरीके से ऐसा बोल दिया कि फिक्स कर दिया, बिना उनकी रिकमेंडेशन के अब आप लोग किसी को अपॉइंट नहीं करोगे। और इसको और बात इसमें ऐड कर दी क्या, कि अब अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे, क्योंकि अकेला इंसान तो भाई कुछ गड़बड़ भी कर सकता है। अब इसमें दो सीनियर मोस्ट जज और ऐड कर दिए। यानी कि जो पहले प्रेसिडेंट को सजेशन दिया करते थे कि भाई ये इंसान जुडिशरी के अंदर में आ जाना चाहिए, भाई उस टाइम पर उनकी सजेशन मान भी लेते थे और नहीं भी। ये ऐसा ही था कि मानी तो मानी, नहीं तो नहीं मानी। पर लेकिन जब यहां पर 1993 का केस आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, इन्होंने बोला कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे, अब एक ग्रुप बन गया जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दो सीनियर मोस्ट जज आ गए। और ये 1993 का केस था, और इन तीन लोगों का जो ग्रुप बन गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दो यहां पर बेसिकली सीनियर मोस्ट जज, यानी कि जो एक एक्सपीरियंस जज है, अब इसको यहां पर कोलिजम बोला गया इस ग्रुप को। यानी कि ये जो ग्रुप है, अब यहां पर इसका सजेशन जो रहेगा वो प्रेसिडेंट मानेंगे। इसके सजेशन के बिना प्रेसिडेंट जो है वो किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते। तो ये जो सहमति थी पहले, ठीक है पूछ लेंगे काम चल जाएगा, अब यहां पर ऐसा नहीं रहा। यहां पर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ग्रुप के साथ में काम करेंगे। अब ये कंसल्ट किया जाएगा और इसी के बेस पे अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अब फिर भी लड़ाई क्यों होती है भाई साहब, आपने बोल दिया कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट इसके हिसाब से किया जाएगा कि कोलिजियम इंट्रोड्यूस कर दिया 1993 में। अभी यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, फिर इसकी कहानी भी आप लोगों को बताऊंगा। फिर यहाँ पर लगा कि यार तीन लोग हैं, इनको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। मतलब अगर डिसीजन लेना है तो मेजोरिटी से डिसीजन लेना है। एक साइड में दो हो गए, उनका याराना बन गया, एक साइड में अकेला रह गया, तो वो मजा नहीं है। इसके अंदर में और दो लोगों को ऐड करो यहाँ पर। तो फिर तीन जज केस आया 1998 में, यानी कि 5 साल बाद। इसमें क्या किया गया भाई, कोलेजन सिस्टम को एक्सपेंड कर दिया गया। अब ये 5 मेंबर की बॉडी बन गई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज। अब ये बताएंगे कि काम कैसे चलना है। तो यहां से आप लोगों को अब ये समझना है कि हमारे देश के अंदर में अब जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें 5 लोग अपॉइंटमेंट करते हैं, और ये 5 का ग्रुप है। इसमें से 3 लोग जो बोल देंगे वही बात होगी, यानी कि मेजोरिटी जिसकी होगी वही काम करेगा। अब ये हमारे देश के अंदर में काम चलता है। फिर दिक्कत क्या है यहाँ पर, अब दिक्कत ये है कि भाई ये अगर आप लोग बात करो, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया हमारे देश के अंदर में जुडिशरी। अब ये चाहेंगे कि इन्हीं के आसपास के जान पहचान वाले लोग जो हैं वो जुडिशरी के अंदर में आए। तो इसके बाद में जुडिशरी में काफी फिर भी भाई भतीजावाद होने लगा। पहले तो यहाँ पर सरकार अपॉइंटमेंट कर रही थी तो अपने लोगों को अपॉइंटमेंट कर रही थी। इसके बाद में जब इनके हाथ में पावर आ गई, तो भाई इन्होंने अपने लोगों को अपॉइंटमेंट करना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए कोई यहाँ पर बन गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब भाई उनका साला है, वाइफ बोल रही है कि खुद बने बैठे हो भाई, अपने साले को ना लगा दो, मेरे भैया को लगा दो। तो ठीक है तेरे भैया को लगा देते हैं, हाई कोर्ट में जज बना देते हैं उसको, और बता। अच्छा भैया को तो बना दिया, भाई मेरा एक मतलब फूफा का लड़का है उसको भी बना दो, उसकी बेटी है उसको भी बना दो। तो भाई साहब एक तरीके से नेपोटिज्म होने लगा, जैसे बॉलीवुड के अंदर में होता है। और इसको लेकर बवाल मचने लगा कि जज के बेटे के जज के, मतलब जैसे जज के बेटे जज, जज के बेटों के बेटे जज, ऐसे कहानियां चलने लगी। तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर होने लगी। तो उसको लेकर यहाँ पर सरकार ने ये बोला कि यार ये तो गलत बात है इस तरीके से।
तुम यहाँ पर हमारी चीजों के बारे में तो तुम जरा सी देर में बोल देते हो कि भाई साहब ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है ये सही नहीं है, या फिर ये चीजें सही नहीं है, तुम जरा सी देर में बोल देते हो। अपने आप तुम मजे ले रहे हो यहाँ पर, इसको सही तरीके से लेकर चलना पड़ेगा। तो सरकार क्या करती है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिकमेंडेशन दी कि भाई साहब ये कोई इंसान है जिसका नाम है यहाँ पर टीटू, अब इस टीटू को तुमको जज बनाना है। तो इस टीटू को अगर जज बनाना है तो भाई यहाँ पर कोलिजन सिस्टम ने रिकमेंडेशन दे दी सरकार को, पर सरकार क्या करती है, सरकार के पास में अब दो चीजें होती हैं। एक तो सरकार बोल सकती है कि हमको इसको इंप्लीमेंट नहीं करना है, ठीक है, इसको उल्टा भेज दो, ये इंसान पसंद नहीं आया, कोई दूसरा इंसान भेजो। अभी यहाँ पर सरकार ने उल्टा भेज दिया, अब कोलिजन सिस्टम ने बोला कि नहीं हमको तो पसंद आ रहा है, हम तो इसी को अपॉइंट करेंगे, उन्होंने फिर से भेज दिया। अब यहाँ पर सरकार जो है इसको उल्टा नहीं भेज सकती, यानी कि प्रेसिडेंट उल्टा नहीं भेज सकते। जब प्रेसिडेंट वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब सरकार यूज कर रहा हूं, प्रेसिडेंट आप लोग याद रखना। तो अब प्रेसिडेंट इसको वापस नहीं भेज सकते, और प्रेसिडेंट इसको वापस नहीं भेजेंगे तो किसको अपॉइंट करेंगे। अब यही सारा लूप होल है जिसके ऊपर में ये आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है। अब ये आर्टिकल आप लोगों को समझ में आएगा कि इस आर्टिकल में राइटर क्या कह रहे हैं। ये समस्या का समाधान करने की कोशिश की जा रही है, ध्यान से सुनना। राइटर ये कह रहे हैं दो समस्या हो गई अब आप लोगों के सामने, इन दोनों समस्याओं का समाधान कर दो। एक तो जो नेपोटिज्म की प्रॉब्लम चल रही है जुडिशरी के अंदर में, एक तो इसको ठीक करो, जिसके ऊपर में बात चल रही है कि हाई कोर्ट के अंदर में अब से किसी का भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो वहां पर उस इंसान का इंटरव्यू किया जाएगा, जैसे यूपीएससी इंटरव्यू लेती है किसी को आईएएस बनाने से पहले। दूसरा, अगर किसी का कोई रिश्तेदार है जज, तो भाई उसको जज की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये दो मुद्दे निकाल कर लेकर आ रहे हैं नेपोटिज्म को खत्म करने के लिए, ठीक है। राइटर क्या बोल रहे हैं, राइटर ये बोल रहे हैं यार तुम काम कर तो रही हो, लगे ला रहे ये काम भी निपटा दो, कि भाई एक ऐसा जजमेंट भी दे दो कि सरकार के पास में अगर तुमने रिकमेंडेशन दे दी कि इस इंसान का अपॉइंटमेंट करना है, कि सरकार को एक लिमिटेड टाइम के अंदर में उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। फिलहाल सरकार क्या है, तुमने नाम तो दे दिए, सरकार उस पर कोई डिसीजन ही नहीं लेती, और कहीं पर यह लिखा ही नहीं है कि भाई साहब सरकार को इतने टाइम में डिसीजन लेना चाहिए यहाँ पर। तो इसकी वजह से दिक्कत क्या हो रही है, जुडिशरी चाहे तो इसके ऊपर जजमेंट दे सकती है कि भाई आपकी वजह से हमारी इंडिपेंडेंसी हर्ट हो रही है, तो हम लोग अगर तुमको कोई नाम भेजते हैं उसको फटाफट चेक किया करो, आईबी वगैरह से जो आप लोग चेक कराते हो उसका बैकग्राउंड वगैरह वो सब चेक कराया करो कि इंसान सही है या गलत है, इसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा। तो फटाफट हमारे पास में उसको फिर आप लोग बेसिकली अपॉइंटमेंट कर दिया करो, ताकि जो जुडिशरी के अंदर में जजेस की वैकेंसी है उसको हम लोग फिल कर सके। तो ये बात यहाँ पर बोली जाती है, पर लेकिन यहाँ पर सरकार मानती नहीं है, वो कहती है कि तुमने वो इंसान अपॉइंट किया जो हमको पसंद नहीं है, इसका थोपड़ा ही पसंद नहीं है, तो जब इसका थोपड़ा पसंद नहीं है तो हम लोग इसको अपॉइंट ही नहीं करेंगे। तो भाई साहब वो उस पर कोई डिसीजन ही नहीं लेते हैं। तो राइटर ये कह रहे हैं कि अब तक आप लोग यहाँ पर कोई ऐसा जजमेंट लेकर नहीं आए कि जिसमें सरकार को ये बोल दो कि तुम्हारे इस डिसीजन को न लेने की वजह से हमारी जो इंडिपेंडेंसी हर्ट हो रही है, हमारी कार्यक्रम जो है, जो चलता है कार्यक्रम चलता है पूरे जुडिशरी का, जैसे केसेस सुने जाते हैं वो उसमें ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। तो अब तुमको यहाँ पर एक जजमेंट है कि भाई साहब 1 महीने के अंदर अंदर तुमको यहाँ पर इनका बैकग्राउंड चेक कर कर उसको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, जो भी हम लोगों ने रिकमेंड किया है। तो राइटर इस चीज पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने ये कर भी दिया, भाई साहब आप लोगों ने इंटरव्यू लिया अच्छे से, आप लोगों ने उनको देख लिया, उसके बाद भी आप लोगों ने रिकमेंड किया उस इंसान को, जुडिशरी तो नहीं मान रही भाई उस इंसान को, जो वो सॉरी सरकार तो नहीं मान रही, सरकार ने फिर भी उस इंसान को बेसिकली अपॉइंट नहीं किया, फिर क्या करोगे। तो अगर तुमको करना ही है तो नेपोटिज्म तो खत्म कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, पर नेपोटिज्म के साथ साथ में ये चीज और निपटा लो साथ साथ में कि टाइम बाउंड मैनर में लिख दो कि इतने टाइम में तुमको यहां पर इस इंसान को अपॉइंटमेंट करके भेजना पड़ेगा, ये चीज और लिख दो बस इसमें। तो सारी कहानी एक ही झटके में निपट जाएगी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी हो जाएगी, जुडिशरी के अंदर में नेपोटिज्म भी खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ में इफेक्टिव जो जस्टिस है वो लोगों को मिल पाएगा। आखिर ये डिसीजन क्यों नहीं दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चाहते तो ये डिसीजन दे सकते थे, वो ऑलरेडी सरकार से उनकी पावर छीन चुके हैं जजेस को अपॉइंटमेंट करने की। अब जुडिशरी डायरेक्टली टकराव नहीं चाह रही कि भाई साहब एक छोटी सी पावर उनके पास में बची हुई है कि वो उनको अपॉइंट नहीं करते, रोक लेते हैं। अगर ये भी इन्होंने यहां पर इनसे छीन लिया तो भाई सरकार जो है वो बिल्कुल सदमे में आ सकती है कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट इतनी बन गई आज की डेट में, अब सरकार को कुछ भी काम करना पड़ेगा, भले ही सरकार जो है वो जनता के द्वारा इलेक्टेड आई हो, उसके पास में पार्लियामेंट की पावर हो, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और सरकार को कुछ भी करना पड़ेगा। तो भाई सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं होगा, ये समझ लो। इतनी पावरफुल सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के अंदर में ऑलरेडी है, तो और ज्यादा पावरफुल यहां पर हो जाएगी। तो इसके चलते यहां पर ये नहीं चाह रहे कि डायरेक्टली उन लोगों से झड़प लिया जाए, उन लोगों से झगड़ा लिया जाए जो कि यहाँ पर जनता के द्वारा इलेक्टेड लोग हैं यहाँ पर,
क्योंकि ऑलरेडी संविधान में बोला है कि तुम एक दूसरे के एरिया में एंट्री नहीं करोगे। तो इसको लेकर ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। तो ये है बेसिकली जिसको लेकर चीजें, पर लेकिन राइटर ये कह रहे हैं कि अगर तुम ये डिसीजन नहीं लोगे तो भाई इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है नहीं है, क्योंकि फिर भी यहाँ पर जजेस की संख्या जो है वो फिल करनी थी, वो फिर भी नहीं भरी जाएंगी, और फिर भी ऐसे की ऐसी ही चीजें जो हैं वो आप लोग की पड़ी रह जाएंगी। तो ये चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है। तो यानी कि अगर आप लोग को रियलिटी में लगना है कि जुडिशरी को आप लोग को एक इफेक्टिव जुडिशरी बनाना है, तो ये बात आप लोग मेरी मान लो, रियलिटी में कह रहा हूं कि आप लोग इस चीज को जो है सही से लेकर चल पाओगे और आने वाले टाइम में बहुत फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना, पर लेकिन इसमें एक दिक्कत और निकल कर आ रही है। भाई मान लीजिए अब मेरे फादर साहब मान लीजिए जज बन गए, ठीक है। अब मेरे फादर साहब जज बन गए और मुझे भी जज बनना है तो यार इसमें मेरी क्या गलती है कि आप लोग मुझे जज नहीं बना रहे हो? मेरे अंदर क्या कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि वैसा मेरे फादर साहब, अगर ये पॉलिसी आप लोग लेकर चलते तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो हैं, जो अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस थे हमारे, वो कभी जज बन ही नहीं पाते। तो एक ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो आप लोग उस इंसान से उसकी चॉइस छीन रहे हो जॉब करने की, तो ये तो यार गलत बात है। ये क्राइटेरिया तो आप लोग गलत लेकर चल रहे हो। तो ये अभी सुनने में आ रहा है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। बाकी इसके बारे में गौर और क्या चीजें निकल कर आएंगी तो वो देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हमारे देश के अंदर में इसको लेकर ऑलरेडी सरकार लड़ चुकी है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, ये केस आप लोगों को पता होगा, मैंने डिस्कस किया था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी सरकार 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आई थी, और सरकार ने ये बोला था कि अपॉइंटमेंट कैसे होनी है हम बताते हैं। हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप के अंदर में 6 मेंबर होंगे, ठीक है ना। उस ग्रुप के अंदर में 6 मेंबर होंगे। यहाँ पर 3 मेंबर होंगे यहाँ पर बेसिकली जुडिशरी के, यानी कि हमारे देश के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जज, और साथ ही साथ में यहाँ पर टोटल मिलाकर 6 मेंबर में से 3 मेंबर होंगे सरकार के यूनियन लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन। तो यानी कि 6 लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे किसको अपॉइंटमेंट करना है। अब भाई 3 सरकार के हो गए, 3 जुडिशरी के हो गए। अभी आपस में लड़के बैठ गए, इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो फिर यहाँ पर चीजें रुक जाएंगी। तो यहां पर इसको लेकर इनके द्वारा बोला गया कि भाई ये गड़बड़ है, ये कभी काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि पता चला तुम हमारे हिसाब से सहमत नहीं हो तो कैसे काम चलेगा। तो इसको लेकर भी यहाँ पर ये चीजें निकल कर आती है, जो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसको हमारे देश की जुडिशरी ने इसका वही हाल किया जो हमारे देश के अंदर में इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड थे उनका हाल किया, उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया, नल एंड वॉइड करार दे दिया। तो ऐसे ही नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हमारे देश के अंदर में ये नल एंड वॉइड करार दे दिया गया, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये इसलिए इस केसेस को यहाँ पर जो केस निकल कर आता है इसको याद रख लेना, इसको फोर्थ जज केस बोला जाता है आज की डेट में। फोर्थ जज केस का मतलब क्या है, यानी कि 2015 में यहाँ पर आप लोग याद रखना ये एक फोर्थ जज केस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस फोर्थ जज केस ने यहाँ पर ये कर दिया कि कोलिजन सिस्टम जो है उसको मेंटेन रखा और जुडिशरी की प्राइमेसी को अपहेल्ड करा, यानी कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है यहाँ पर। तो अब आगे कोई आप लोगों से पूछे कि फोर्थ जज कौन सा है, फोर्थ जज केस कौन सा है, तो पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया। अब जहां जहां पर भी जुडिशरी की और एग्जीक्यूटिव की लड़ाई होती है और कोई डिसीजन निकल कर आता है, तो यहां पर इसको फोर्थ जज केस बोला जाता है। अगर कोई पूछ बैठे फोर्थ जज केस और बता दो, तो आप लोग को इसको लेकर डाउट या फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी चीजें हैं जो कि बार बार न्यूज में रहती हैं, और एक बार अगर आप लोग पढ़ लोगे तो भाई फिर कोई डाउट ही नहीं है। इसीलिए चीजों को एक बार सिस्टमेटिक वे में कवर कर लो, फिर तो सारी चीजें मस्त मोला चलती रहती हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया क्लियर कर। अब अगर आप लोग को अपॉइंटमेंट करना है सुप्रीम कोर्ट में तो आर्टिकल 124 का इस्तेमाल करना है। हाई कोर्ट में अगर किसी को अपॉइंटमेंट करना है तो आर्टिकल 217 का ये यहां पर बेसिकली इस्तेमाल करना है। तो ये सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों को समझाई, ठीक है। अब यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, यहां पर उसको भी थोड़ा सा बता देता हूं। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, क्योंकि देखो राइटर ने जो बोला है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, पर लेकिन इतने से अगर काम चलता तो आप लोग खुद ही पढ़ लेते, यहाँ थोड़ी ना आते यहाँ पर। तो जो चीजें मैं बताता हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुना करो, एक सेकंड में सारी चीजें आप लोग की क्लियर हो जाती हैं फिर, ठीक है। और रिविजन कर लिया करो, फिर आप लोगों को और मजा आ जाएगा एक बार जाके। हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारे देश के अंदर में जुडिशरी आई। स्टार्टिंग में जो जुडिशरी आई वहां पर टोटल मिलाकर 8 जज हुआ करते थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 जज, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 8 जज हुआ करते थे। पर लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी तो लगा कि यार और जजेस की रिक्वायरमेंट है, केसेस की संख्या बढ़ने लगी। तो फिर यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आया 1956 में 11 जजेस जो है यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने आ गए, यहाँ पर 3 बढ़ा दिए। फिर यहाँ पर आप लोगों को 1960 में
टोटल मिलाकर 14 जज हो गए और ये 1978 तक रहे। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, 1973 में केशवानंद भारती केस आया, तो इसको मैं आप लोगों को टाइगर केस भी बोलता हूं कई बार, क्योंकि उस टाइम पर टाइगर प्रोजेक्ट भी इंप्लीमेंट किया गया था। तो एक छोटी सी बात अब आप लोग सुनिए, यहां पर भाई साहब टोटल मिलाकर 14 जज, 14 में से 13 जज जो है वो बैठ गए थे उस केस को सुनने के लिए। 13 क्यों बैठे, 14 के 14 क्यों नहीं बैठे? क्योंकि 14 के 14 बैठते तो डिसीजन नहीं लिया जाता। पता चला 14 के 14 यहाँ पर बेसिकली एक टाइम 7 कह रहे हैं ऐसा होगा, 7 कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, तो ओड नंबर लिया जाता है ऑलवेज, ताकि डिसीजन जो है वो फाइनल निकल कर आ सके कि भाई साहब ये इतने हो गए, ये इतने हो गए, ठीक है, कि हाँ 6 एक साइड में है, 7 एक साइड में है, ठीक है, तो इस तरीके से 10 एक साइड में है, 3 एक साइड में है, तो इसलिए 14। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बेंच यहाँ पर बैठी गई, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल कर आया, मतलब कि फाउंडेशन नहीं लाना है आप लोग को संविधान का, चाहे कुछ भी कर लो। पर लेकिन आज की डेट में कितने हैं? यहाँ पर 34 जज हैं। 2019 में इनकी संख्या बढ़ाकर 34 कर दी, जिसमें एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक है बाकी के 33 हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता हूं, जो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछे जा चुके हैं, वो क्या है कि ये पावर किसके हाथ में होती है हमारे संविधान के अंदर में, कि भाई जजेस की संख्या को इंक्रीज कर सके। वहां पर आप लोगों के सामने स्टेटमेंट देकर लग दी कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे पॉइंट आप लोगों को दे देंगे यहाँ पर कि हमारे देश के प्रेसिडेंट कर सकते हैं। पर लेकिन रियलिटी में ये पावर दे रखी है हमारे देश की पार्लियामेंट के हाथ में, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पर नंबर ऑफ जजेस की संख्या जो है वो बढ़ा सकती है। तो ये पावर हमारे देश के पार्लियामेंट यानी कि संसद को दे रखी है हमारे संविधान के द्वारा। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर जरूर याद रखना, जिसके बारे में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक सारी बातें मैंने एक एक कर आप लोगों को बता दी, तो ये बेसिक थी, इंपॉर्टेंट थी। अब इसको लेकर आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी, यस या फिर नो ये मुझे बता दो, ठीक है। समझ में आ गया बिल्कुल? एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखा करो यार, डाउट में रहोगे तो फिर क्या ही फायदा रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक एक चीज मैंने बता दी। वैसे और भी कई सारी चीजें छोटी छोटी सी अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर किसी को जज बनाना है, किसी को भी जज बनाना है, एक बात ध्यान रख लेना कि हमारे देश के अंदर में आप लोग किसी भी संवैधानिक पोस्ट पर अगर जाओगे, तो भाई साहब आप लोगों को सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई गवर्नर के बारे में, कि भाई साहब वो एक संवैधानिक पोस्ट बता देता उसको कि संविधान के अंदर में इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। आधी स्टेटमेंट सही दे दी थी, आधी स्टेटमेंट दूसरी दे दी थी, तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए है ओनली, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। इसलिए अभी आप लोगों ने सुना होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर अभी बात उड़ गई थी काफी ज्यादा, कि इलोन मस्क जो है वो इतने एक्टिव हो गए हैं यूएसए की पॉलिटिक्स के अंदर में। कई सारे लोग ये बोल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद में इलोन मस्क जो है वो प्रेसिडेंट बनेंगे, पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इलोन मस्क जो है वो अमेरिका के अंदर में पैदा ही नहीं हुए हैं। अमेरिका के अंदर में प्रेसिडेंट वही इंसान बन सकता है जो अमेरिका की धरती पर पैदा हुआ है। तो ये कंडीशन इलोन मस्क जो है वो यहां पर नहीं कर पाते हैं फुलफिल, क्योंकि वो अफ्रीका से निकल कर आए थे और अफ्रीका से वो यूएसए में शिफ्ट हो गए थे। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो हमारे देश की कंडीशन क्या है कि हमारे देश का नागरिक होना चाहिए, मतलब पैदा भले ही वो कहीं भी हो गया हो, पर लेकिन अगर उसने बाद में सिटीजनशिप ले ली है हमारे देश की, तो फिर आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो कि भाई ठीक है ये, ठीक है। तो ये चीज समझना। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, हमारे देश के अंदर में ये नहीं बता रखा कि जैसे नहीं बोलते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आप लोग को करनी है तो 21 साल आप लोग की एज है, वो प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इनिशियल कोई एज नहीं बताई गई है, पर हाँ फाइनल जो है वो 65 साल बताई गई कि 65 साल में रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। और जो जज हैं हाई कोर्ट के वो 62 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। ये 3 कंडीशन दे रखी है, ज्यादा कंडीशन नहीं है, बस हाँ ओवरव्यू सा बता रखे हैं यहाँ पर कि जो जज है वो यहाँ पर अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो जज ऑफ द वन हाई कोर्ट और मोर, एक तरीके से बोल सकते हैं कि एटलीस्ट उसके द्वारा 5 साल तक हाई कोर्ट में वो रह चुका हो, एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में काम किया हो 5 साल से ज्यादा। दूसरा बोला गया कि एटलीस्ट 10 ईयर यहां पर वो वकील रह सका हो, उसने काम किया हो। तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो उस इंसान को सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे। पर लेकिन यहां पर ये लगता था कि मान लीजिए यार कोई इंसान बहुत ही टैलेंटेड है, जैसे नहीं हम लोग आज की डेट में राज्यसभा के थ्रू एंट्री दे देते हैं, हम लोग को राज्यसभा के अंदर में क्या करते हैं हम लोग, कई सारे लोगों को हम लोग बाईपास एंट्री देते हैं। कौन कौन से होते हैं, कितने लोगों को एंट्री दी जाती है? 6 लोगों को दी जाती है, 12 लोगों को दी जाती है, 18 लोगों को दी जाती है एंट्री। बताइए कितने लोगों को दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लोगों को एंट्री दी जाती है,
तो यहाँ पर हो सकता है कि यार कल को चलकर कोई ऐसा इंसान आ जाए, लगे कि बड़ा शानदार यार इसको पता है जुडिशरी के बारे में, तो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में लगे कि हाँ ये इंसान जो है जज बनने के लायक है, तो यहाँ पर उसको भी जज बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो तीन कंडीशन है यहाँ पर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं उस इंसान को सुप्रीम कोर्ट का जज। जैसे 12 संख्या जो है, क्या बात है, याद है आप लोग को मैंने लास्ट बताया था। तो यहाँ पर ये 12 ये यहाँ पर लोग हैं जिनको राज्यसभा में आप लोग एंट्री दे सकते हो। तो इनके लास्ट का मतलब क्या बताइए जरा, किस किस को याद है, देखता हूँ किस किस कौन कौन अब तक भूला नहीं है। तो ये चीजें भी आप थोड़ी सी याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकते हैं। बेसिक है और इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। अपॉइंट एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर दी, अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर दी, तो टॉपिक खत्म ही कर देता हूँ यार। फिर मैं एक बार रिमूवल के बारे में भी आप लोगों को बता ही देता हूँ, क्योंकि इम्पीचमेंट भी अभी न्यूज में था, मैंने सारे के सारे स्टेप भी बताए थे आप लोगों को कि किस किस तरीके से इम्पीचमेंट होता है। अगर लगे कि कोई इंसान यहाँ पर आ गया है, उसको हटाना है, उसने बदतमीजी काट दी, जैसे रिसेंटली अभी एक जज आप लोगों को देखने को मिले थे, उन्होंने पूरी ही अतकी उतार दी भाई साहब, कि एक जज की पोस्ट पर होते हुए भी उन्होंने यहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट दे दी जो कि शोभा नहीं देता है एक जज को। तो अगर ऐसे इंसान को हटाना है तो मिसबिहेवियर होना चाहिए, कि उसने मिसबिहेव कर दिया तो उन्होंने मिसबिहेव कर दिया था, या फिर इनकैपेसिटी होनी चाहिए कि ये इंसान अब इस पोस्ट पर बैठने लायक नहीं है, ये इनकैपेसिटी लगी, तो यहाँ पर उस इंसान को पार्लियामेंट हटा सकती है। कैसे हटा सकती है, इसको बोलते हैं बेसिकली कि उसका इम्पीचमेंट किया जा सकता है। इसके लिए 2/3 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहां पर बोला जाता है कि ये स्टार्ट ऐसे ही थोड़ी ना होगा कि भाई बोल दिया इंपीचमेंट करना है। कम से कम 50 लोग राज्यसभा से आकर बोले कि इसका इंपीचमेंट करना है, या फिर 100 लोग यहां पर लोकसभा से बोले, तो ये जाकर राज्यसभा वाले, हमारे देश के अंदर में जो राज्यसभा के मुखिया होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं, उसको जाकर बोलेंगे, तो यहाँ पर लोकसभा के यहाँ पर स्पीकर को बोलेंगे। इसमें और लगा हुआ है, यानी कि इनमें से कोई सी भी जगह से आप लोग हमारे देश के अंदर में इंपीचमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं अगर हटाना हो किसी इंसान को। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का यहाँ पर, फिर एक कमिटी फॉर्म की जाएगी, वो देखेगी भाई सही है या गलत है, इंसान को हटाया जा रहा है, और उसकी रिपोर्ट सबमिट होते ही फिर यहाँ पर पार्लियामेंट अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर देगी। 2/3 जो यहाँ पर बेसिकली मेजोरिटी रहेगी, वो जो प्रेजेंट उनकी मेजोरिटी रहेगी, फिर उस इंसान को वहां से हटाने की बेसिकली जो प्रेसिडेंट के पास में गुहार लगाई जाएगी, और प्रेसिडेंट उस इंसान को हटा देंगे। ये इतनी प्रक्रिया क्यों, डायरेक्ट क्यों नहीं हटा दिया जाता भाई? अगर इतनी प्रक्रिया नहीं करेंगे तो हम लोग आर्टिकल 50 को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? आर्टिकल 50 बोलता है ना सेपरेशन ऑफ पावर। अगर यहाँ पर हम लोग आसानी से पार्लियामेंट के हाथ में पावर दे देंगे जजेस को हटाने की, तो भाई जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कोलिजन सिस्टम, ये केस, ये सारे केशवानंद भारती केस, ये सबका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर यहाँ पर। तो भाई जब चाहेंगे हटा के फेंक देंगे जजेस को, तो ये तो भाई साहब कंट्रोल कर लेंगे जुडिशरी को, संविधान को उलट पुलट कर देंगे। जैसे 1975 से लेके 77 तक संविधान में इतने चेंज किए गए इमरजेंसी के टाइम पर, जिसकी मूवी भी आ रही है अभी कंगना रनावत जी की, देखो कैसी मूवी आने वाली है। तो उसमें सोच के देखो कि इतने सारे अमेंडमेंट किए गए कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया गया। पर लेकिन ये अमेंडमेंट ऐसा नहीं सारे गलत ही थे, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे काम भी किए गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। जैसे मैंने कई सारे आप लोगों को बताए यहाँ पर, कुछ याद आ रहे हैं यहाँ पर कि 5 सब्जेक्ट तो स्टेट से निकाल कर इन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए ताकि सेंट्रो स्टेट काम कर सके, उनमें से एजुकेशन भी एक आप लोगों को देखने को मिल रहा था। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत सारे अच्छे काम भी किए गए उस टाइम पर ताकि चीजों को सिस्टमेटिक वे में किया जा सके। पर लेकिन वही है कि प्रॉपर पैटर्न में नहीं किए जिस तरीके से होने चाहिए थे, तो इसकी वजह से दिक्कत भी आती है। तो मैंने अब आप लोग के लिए यहाँ पर कोलिजियम जुडिशरी के अंदर में अपॉइंटमेंट, जुडिशरी का सिस्टम, एक पूरा ओवरव्यू दे दिया है, पूरा रिवीजन हो गया आप लोगों का स्टैटिक पोर्शन का, और कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ से बन चुके हैं। अब एग्जाम में आप लोग कभी भी अनकंफर्टेबल फील मत करिएगा, क्योंकि रिसेंटली इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर, बहुत सारे मुद्दे को लेकर, कई सारे मुद्दे पर सरकार जो है आपस में लड़ती रही इन चीजों को लेकर। तो अब आप लोग के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी बता दी है।